This is the Amresh 12th and unit is 8 atomic and nuclear physics and chapter is 8B which is called nuclei. मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, 8 चैप्टर में 8 यूनिट में 2 चैप्टर होता था. एक फर्स्ट वाला होता था 8A जिसको हम लोग एटम कहते हैं एंड सेकेंड वन इज द 8B विच इज कॉल्ड न्यूक्लियाई. ठीक है, एटम्स में हम लोगों ने जाना, ठीक है, कि बोर्स पोस्टुलेट्स क्या होता है, एटम किस तरह का होता है. न्यूक्लियाई में भी हम लोग कुछ ऐसा ही और कुछ जानेंगे. ठीक है, एटम का भी कुछ पार्ट इसमें यूज होगा. माय नेम इज अमरीश चौधरी एंड कॉलिंग नाम इज हर्ष एंड टुडे the chapter is nuclei, in which we have to study what is the nuclei, what is the composition of nucleus. इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा मैं. What is the atomic number, atomic mass, nucleons किसको कहते हैं, atomic mass unit क्या होता है, न्यूक्लियस टाइप क्या होता है, साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ये सब सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे. पहली बात जान लीजिए कि न्यूक्लियस जो होता है ना, ये कोर ऑफ द एटम होता है. किसी भी एटम का जो कोर है उसी को हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं. ठीक है, और न्यूक्लियस हमेशा सेंटर पे लाई करता है. ठीक है, हमेशा. आप लोगों को पता होगा कि इलेक्ट्रॉन, हम लोग जो कहते हैं ना कि सन जो है सन सेंटर पे होता है और अर्थ गोल गोल घूमता है, तो आपको पता है अर्थ गोल गोल कभी नहीं घूमता. अर्थ जो हमेशा एलिप्टिकल घूमता है. हम लोग का जो सोलर सिस्टम है वो एलिप्टिकल है, ये आपको पता होना चाहिए. लेकिन एटम ऐसा नहीं है, एटम हमारा एलिप्टिकल नहीं है. एटम में क्या होता है, न्यूक्लियस एकदम बीच में होता है और ऑर्बिट जो है एकदम गोल गोल होता है, पूरा सर्कुलर. ठीक है, तो न्यूक्लियस इज लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द एटम एंड इट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड. होता तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों है, लेकिन न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए हम लोग प्रोटॉन को काउंट करते हैं. इस चैप्टर में आपको इंटरेस्टिंग चीज क्या जानने को मिलेगा पता है, कि प्रोटॉन जो है वो तो ठीक है, न्यूट्रॉन जो ठीक है, लेकिन दो प्रोटॉन आपस में अट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं. दोनों तो फाइट करके मर जाना चाहिए, कोई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भाग जाना चाहिए, लेकिन ऑर्बिट में वो क्यों रहता है. क्या कोई उसको बांध के रखता है, वो बांधने वाला आदमी कौन है, एलिमेंट कौन है, ये सब सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे. इसके अंदर तो आदमी नहीं होता, एलिमेंट क्या पार्ट होता है जिसके कारण के रह सकता है. दिवांशु, एक बात बताओ, तुम और तुम्हारे दुश्मन को अगर एक रूम में बंद कर दें और तुम लोग कट्टर दुश्मन हो तो क्या होगा, जरा बताओ. सर मैं तो सर सॉरी वॉरी बोल दूंगा. नहीं, वो मानेगा ही नहीं ना, कट्टर दुश्मन है, कोई सॉरी नहीं मानेगा. वो भी सॉरी नहीं, तुम भी सर सॉरी. लड़ाई होगी सर. बिल्कुल लड़ाई होगी. अगर वो मजबूत है तो वो क्या होगा, जीत जाएगा. तुम मजबूत हो तो तुम जीत जाओगे, यही होगा ना, बोलो. यस सर. अगर मान लो तुम्हारा जो दुश्मन है वो तुम्हारे ही इक्वल है, 1P और 1P दोनों इक्वल है, तब क्या होगा, तुम लोग दोनों सर लड़ाई चलती रहेगी. हारोगे, जीतोगे नहीं कभी भी, दोनों हारोगे. इसीलिए कहा जाता है, जानते हैं, हम लोग नहीं कहते हैं, कहा जाता है कि किसी से भी पंगे लो ना तो देख लो कि तुमसे कमजोर तो है ना, अदरवाइज मजबूत है तो तुम हार जाओगे. और ये भी नहीं देखना चाहिए कि इक्वल हो, इक्वल से तो कभी झगड़ा नहीं करना चाहिए. बहुत सारे लोग ना कहानियों में एक बार ऐसे ही बोलते हैं, ठीक है, बोलता है अपने लेवल के आदमी से झगड़ा करना चाहिए. बिल्कुल मत करो यार, दोनों में कोई नहीं जीतेगा. हमेशा झगड़ा करना है नीचे वाले से करो. पर ऐसा है कि करो ही नहीं, वो अलग बात है. कहने का मतलब अगर दोनों दो आपस में इक्वल हैं तो दो इक्वल में कोई विनर नहीं होता, दोनों लूजर ही होते हैं. ठीक है, अच्छा जब दोनों इक्वल है, मतलब दो प्रोटॉन है, दोनों पे अगर सेम सेम चार्ज है तो उन दोनों में रिपेल होगा, तो न्यूक्लियस तो होना ही नहीं चाहिए ना. पहले तो साइंस में ना यही सब प्रॉब्लम आई थी. फिर मैं आज पढ़ाऊंगा तुम लोगों को, आज या कल में डिस्कस करेंगे कि युकावा प्रिंसिपल क्या होता है, न्यूक्लियस कैसे रहता है, कैसे उसमें जो प्रोटॉन है और वो न्यूट्रॉन कैसे आपस में रह जाते हैं. इसके लिए मैं एक स्टोरी सुनाऊंगा. ठीक है, अपने जब मैं इंटर कॉलेज में पढ़ता था, वहां पे मैं जिस जगह पे रहता था दुमका में, ठीक है, वहां की स्टोरी सुनाऊंगा कि एक स्टेज हुआ था, डांस होता था वहां पे, एक नाटक उटक होता था, उसमें कैसे कैसे हम लोग पास लड़कियों के नंबर कम हो गए थे.
जितनी लड़कियां होनी चाहिए थी, क्योंकि लड़कियां जनरली स्टेज पे नहीं डांस करना चाहती हैं, बहुत कम, एक दो जी थे, उसको बहुत पटापट हो गया। हम लोगों ने कहा भाई चलो कोई दिक्कत नहीं है, तुम लोग जो है इसमें नाटक में पार्टिसिपेट कर लो, प्ले में, ठीक है। बाकी सब तो मैंने हमेशा पता है लड़का तो ज्यादा नंबर में रहता है, लड़कियां कम। अब हम लोगों ने कैसे लड़के को लड़की बना के फिर डांस पूरा कंप्लीट किया था, ठीक है, वो सब सारी स्टोरी सुनाऊंगा। अपने कॉलेज में भी वही सब किया था, फिर अपने उस जिस मोहल्ले में रहता था मैं वहां पे वही किया था। तो यहाँ पे भी वही वाला सीन होता है, ये स्टोरी मैं सुनाऊंगा किसी दिन किसी टाइम पे, ठीक है। तो न्यूक्लियस जो है वो सेंटर पे होता है, और इसमें पॉजिटिवली चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिवली चार्ज होता है वो रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस का। और याद रखिएगा वो हमेशा 3D में रिवॉल्व करता है, 2D में रिवॉल्व नहीं करता। हाँ, 2D में सिर्फ एस वाला इलेक्ट्रॉन, पी में या डी एक्स पी डी एफ में जो होता है वो सारा 3D में मूव करता है। मैंने लास्ट क्लास में दिखाया भी था, और आगे फिगर दिखाऊंगा अभी मैं। देखिए ये आपके पास प्रोटॉन है, ये ब्लू वाला देखो, ये वाला देखो ब्लू प्रोटॉन, ये भी ब्लू वाला सारा प्रोटॉन है, और ये रेड वाला मैंने न्यूट्रॉन से दिखाया है, ठीक है। और ओवरऑल इसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं, ओवरऑल न्यूक्लियस बोलते हैं। और इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगा रहा है, देखो देख रहे हो, कुछ इलेक्ट्रॉन इस तरह से चक्कर लगा रहा है, कुछ इलेक्ट्रॉन इस तरह से चक्कर लगा रहा है, कुछ इलेक्ट्रॉन इस तरह से चक्कर रहा है। मैं बताता हूं, मैं बचपन में मोस्टली यही समझता था कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ऐसे रहता है, इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे चक्कर लगाता है, मैं यही सोचता था, पर ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रॉन 3D में चक्कर लगाता है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। केमिस्ट्री में टीचर आपको बताएंगे भी कि sp-d-f 4 ऑर्बिटल होते हैं। एस जो होता है वो स्फेरिकल होता है, स्फेयर की तरह का होता है, ऐसा स्फेरिकल होता है। पी जो होता है वो डम्बल शेप्ड होता है, इस तरह से। डी जो होता है वो डबल डम्बल शेप्ड होता है, ठीक है। और एफ जो होता है वो क्यूबिकल पैरेललोपाइप्ड की तरह का होता है। ये सब सारी बातें वो बताएंगे आपको। तो यहाँ पे जो भी जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इस तरह से रिवॉल्व करते हैं। ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम एक्चुअल में है। तो कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस आपको पता है, ये न्यूक्लियस के अंदर में जो है वो कौन कौन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन हमेशा पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक है, और न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है। तो जब जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूट्रल ऑर्बिट का, याद रखना। बहुत बार ना मैं टीचर से क्या होता है पूछता हूं मैं कि सर हाइड्रोजन में बताइए जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने ही नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होंगे या नहीं? बोलते हैं नहीं। अच्छा, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे ना? हाँ होंगे। अच्छा सर H प्लस अगर आपके पास है, क्या उसमें भी नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे? आंसर है नो। क्यों? अरे भाई पॉजिटिव चार्ज का मतलब एक इलेक्ट्रॉन छोड़कर चला गया है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें कम होगा। तो कहने का मतलब क्या है, न्यूक्लियस जो न्यूट्रल होता है, एटम जो न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ, ऐसे लिख दो, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर कोई क्या कहते हैं न्यूट्रल नहीं है तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल नहीं होगा। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर? ठीक है, किसी भी न्यूक्लियस में कितना प्रोटॉन प्रेजेंट है उसके नंबर को ही एटॉमिक नंबर कहते हैं। इसको Z से डिनोट करते हैं। Z इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो एटॉमिक नंबर constitutes the total number of proton which are present in the nucleus of the atom, which is denoted by the Z. You know? अब ये जो एटॉमिक नंबर होता है इसके बारे में आपको बहुत कुछ जानना चाहिए कि प्रोटॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर ही होता है। तुमको बस काउंट कैसे करते हैं, ठीक है। तो आजकल बहुत सारे डिवाइस हैं, बहुत सारे टेक्नोलॉजी हैं जिससे हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद होता है एटॉमिक मास। द एटॉमिक मास इज द टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन विच आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। रुक जाना, ये डेफिनेशन गलत है, मैंने ही लिखा है पर मैं फिर भी बोलता हूं गलत है। पूछो क्यों? देखो मैं पहले समझा देता हूं। एटॉमिक मास और मास नंबर दोनों में डिफरेंस है, मास नंबर दोनों में डिफरेंस है। पूछिए कैसे? एल्यूमिनियम ले लेते हैं हम लोग, एटॉमिक नंबर 13, एटॉमिक मास इसका होता है 27,
और एक्चुअल में जो ये 27 आप देख रहे हैं ना, 27 नहीं, एल्युमिनियम बहुत तरह के होते हैं, 1326, 1325, ठीक है, एल्युमिनियम 1328, इस तरह का होता है। तो इन सब का एवरेज हम लोग निकालते हैं। जो एवरेज होता है, ठीक है, इसके एवरेज को ही हम लोग एटॉमिक मास या मास नंबर कहते हैं। मास नंबर एक नंबर होता है, उसमें जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन है, जितना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, उसको काउंट कर लो सिर्फ बस। लेकिन एक्चुअल में उसका जो, बहुत बार ऐसा भी होगा कि एटॉमिक मास जो है वो पॉइंट में आएंगे, लेकिन हम लोग उसको नंबर में बोल देते हैं। मान लो कहीं 12.1 आया तो हम लोग 12 बोल देते हैं। तो एक्चुअल में वो मास नंबर हम लोग बोल रहे हैं, जिसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। The atomic mass is the total number of neutron and proton which are present inside the nucleus। ये लिखा हुआ है, लेकिन आपको दिमाग में यही रखना है कि ये, इसमें अगर पॉइंट वॉइंट कुछ आ रहा है तो पॉइंट को हम लोग हटा रहे हैं, ठीक है। और एक बात याद रखिएगा, जब भी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को एटॉमिक मास में हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं, सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को करते हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है बहुत हल्का होता है, उसको मास के अंदर हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं। पढ़ के सुनाइए, यहां से शुरू से पढ़ के सुनाइए। खुशी, पढ़ो तो। Nucleus is the core of the atom. Nucleus is located in the center of the atom and it is positively charged, whereas electrons negatively charged, whereas electrons are negatively charged and revolve around the nucleus in the orbit. दीपांशु, पढ़ो। So nucleus consists of protons and neutrons. Protons are positively charged particles which are present inside the nucleus, and neutrons are neutral as they don't have any charge. एटॉमिक नंबर, खुशी। Atomic number constitutes the total number of protons which are present in the nucleus of that atom. It is denoted by Z. दीपांशु। Sir, atomic mass is the total number of neutrons and which are present inside the nucleus. Mass of electrons is not considered while calculating the mass of the atom, and only the mass of neutrons and protons are considered. Since the electrons are the lightest part, their mass is not considered. It is also known as mass number. It is donated by A. नाउ व्हाट आर द न्यूक्लियॉन्स। देखो, न्यूक्लियॉन्स किसको कहते हैं? न्यूक्लियस के अंदर जो भी पार्टिकल्स होते हैं उसको न्यूक्लियॉन्स कहते हैं, ठीक है। देखो मैंने वर्ड क्या क्या बोला, न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं मींस प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तुम कहोगे सर क्यों, इसके अंदर कुछ और भी होता है क्या? बहुत चीजें होती है, उसकी बातें हम लोग करेंगे। तो न्यूक्लियॉन्स प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स, ठीक है। इसको जनरली रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो मैं समझाता हूं आपको। एक्चुअल में कोई एक्स आपके पास है जो एक एलिमेंट है, उसका एटॉमिक नंबर Z होता है, एटॉमिक मास A होता है। मैं फिर बोलता हूँ, कंफ्यूज मत होइएगा, एटॉमिक मास भी बोल सकते हैं इसी को मास नंबर भी बोल सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास ऑक्सीजन है, इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है, एटॉमिक मास 16 होता है, आपको पता है। Z इज इक्वल टू मीन्स एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 8। क्यों दोनों इक्वल क्यों है? क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे न्यूट्रल एटम है, कोई भी चार्ज प्लस माइनस नहीं लिखा हुआ है, इसीलिए। और न्यूट्रॉन जब भी निकालते हैं तो वो एटॉमिक मास माने मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर देते हैं, माने A माइनस जेड में 16 माइनस 8 इज इक्वल टू 8। आप देख लो, यहाँ जितना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन, सॉरी जितना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यहाँ पे है, ठीक है, R8, यहाँ उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है। पर ये न्यूट्रल इससे नहीं डिसाइड होता है, न्यूट्रल इससे डिसाइड होता है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है या नहीं, क्योंकि न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज तो होता ही नहीं है, ओवरऑल चार्ज नहीं होता है, ठीक है। हाँ, अगर आप हाइड्रोजन की बात करें 1H1, इसमें आप क्या देखते हो कि इसमें न्यूट्रॉन होता ही नहीं है। क्यों? Z इज इक्वल टू 1, इसको Z कहते हैं पता है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है।
बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू ये माइनस ये, दैट मीन्स द ए माइनस जेड, 1 - 1 0। तो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन ही एक ऐसा न्यूक्लियस है, और उसमें भी हाइड्रोजन का वन आइसोटोप जिसको प्रोटियम कहते हैं, ये प्रोटियम होता है। आपको पता है हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। प्रोटियम में ही सिर्फ ऐसा होता है कि उसमें न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। नाउ व्हाट इज द एटॉमिक मास यूनिट? मेरी बात सुनिएगा, हम लोग अगर सामान खरीदने जाते हैं तो उसको केजी में मेजर करते हैं, ठीक है। कुछ चीजों को हम लोग ऑन्स में मेजर करते थे, याद है, कुछ को लीटर में मेजर करते हैं। उसी तरह अगर एटम के मास को मेजर करते हैं ना, तो उसके लिए एक छोटा सा यूनिट होता है, उसको यू कहते हैं बाबू, स्मॉल यू। इसी को एएमयू कहा जाता है, एटॉमिक मास यूनिट। अगर आपके पास कार्बन एक एटम है, कार्बन के एटम C12 जिसको कहते हैं, 12 C12 के 1/12 एटम का जो मास होता है उसी को एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। तो लिख लीजिए, थोड़ा सा डेफिनेशन छोटा सा लिखाऊंगा, लिख लीजिए। द मास ऑफ एन एटम ऑफ C12 या 1/12 ऑफ द C12, ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। कार्बन 12 के एक एटम का 1/12 का जो मास होता है उसी को एएमयू कहा जाता है, एटॉमिक मास यूनिट कहा जाता है। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। 1 AMU is equal to 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg होती है, और बहुत कम होती है। उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग कंपेयर करते हैं। तो तुम कहोगे सर अगर मुझे किसी एटम को मेजर करना है तो उसको किस डिवाइस से करेंगे? कभी एटॉमिक मास अगर मुझे निकालना हो तो किसकी हेल्प से निकालेंगे? तो देखिए, एटॉमिक मास जो है वो मास स्पेक्ट्रोमीटर के हेल्प से निकालते हैं। मास स्पेक्ट्रोमीटर एक डिवाइस होता है जो किसी भी एटम का एटॉमिक मास बताता है। तो क्या लिखेंगे? मेजर्ड एटॉमिक मास, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास को मेजर जो करते हैं वो मास स्पेक्ट्रोमीटर एक डिवाइस होता है, उससे मेजर किया जाता है। नाउ इस क्वेश्चन में, ये आप लोगों का केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, ठीक है। वो जो एवरेज वाला पार्ट है वही क्वेश्चन ये दिया है मैंने, ठीक है। इसको करने की कोई खास जरूरत नहीं है, मैं बता देता हूं फिर भी कि अगर 3 आइसोटोप्स है तो एवरेज एटॉमिक मास निकालिए, ठीक है। तो इसका एटॉमिक मास, पहले वाले का एटॉमिक मास जो है, दूसरे का जो है, तीसरे का जो है वो लिख लीजिए, और परसेंटेज दिया हुआ है सबका एवरेज निकाल दीजिएगा, आराम से आ जाएगा। कर पाते हैं ठीक है, नहीं कर पाते तो भी चलेगा। मेरे नोट्स जो दूंगा उसमें सॉल्व करके मैंने डाला हुआ है, ये घर में आप एवरेज निकाल लीजिएगा। एवरेज निकालना आप लोगों को आता ही है, बस। एवरेज का फॉर्मूला पता ही आपको, M1N1 प्लस M2 N2 प्लस M3 N3 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3। यही सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आपका ये एवरेज आ जाएगा। नाउ देयर आर, लिखो टॉपिक का नाम, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई। न्यूक्लियस के 3 टाइप होते हैं बाबू। पहले वाले को कहते हैं आइसोटोप्स, सेकेंड वाले को कहते हैं आइसोबार्स, और थर्ड वाले को कहा जाता है आइसोटोन्स। नाम से ही पता चल रहा है, आइसोटोप्स, एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक मास डिफरेंट। आइसोबार्स, ठीक है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट बट एटॉमिक मास आर सेम। आइसोटोन्स, ये कोई भी न्यूक्लियस हो सकता है जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपस में इक्वल होने चाहिए, ठीक है। अब सबका एक एक एग्जांपल बताता हूं मैं। आइसोटोप्स क्या है? इसमें एटॉमिक नंबर सेम है। जैसे तुम कहोगे सर एग्जांपल बताइए, 6C12 6C14 देख लीजिए, ये कार्बन का आइसोटोप्स है। इसमें एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक मास देखो डिफरेंट है, यहाँ पे 12 है या 14 है।
आइसोबार्स किसको कहेंगे? द न्यूक्लियाई विच हैव द डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर। एग्जांपल, नाइट्रोजन ले लीजिए 714, कार्बन 614, दोनों का एटॉमिक मास देखो सेम सेम है, लेकिन एटॉमिक नंबर यहां पे डिफर कर रहा है। ऐसे न्यूक्लियाई को आइसोबार्स कहेंगे। आइसोटोन्स क्या है? जिसमें एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो सकता है, मास नंबर डिफरेंट हो सकता है, उससे मतलब नहीं मुझे, लेकिन सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होने चाहिए। तुमको एग्जांपल मैंने लिख दिया भाई, बोरॉन देख लो 5b12, कार्बन देख लीजिए, कार्बन का एक आइसोटोप 6c13, इसमें एटॉमिक नंबर कितना है? 5, मास नंबर कितना है? 12। कार्बन में एटॉमिक नंबर 6, मास नंबर कितना? 13। लेकिन अब इसमें न्यूट्रॉन नंबर निकालो तो 12 माइनस 5 देखो सेम 7, इसमें भी 13 माइनस 6 सेम। इसका मतलब क्या है कि दोनों न्यूक्लियाई में न्यूट्रॉन्स का नंबर इक्वल है। These are called the isotopes. तुमको सर व्हाट इज द न्यूक्लियाइड्स? कलेक्शन ऑफ न्यूक्लियाई विद द सेम एटॉमिक नंबर हैविंग द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इसका मतलब एटॉमिक नंबर भी इसमें सेम है, Z1 इक्वल टू Z2, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी सेम है, ठीक है, N1 इज इक्वल टू N2। इसको न्यूक्लियाइड्स कहा जाता है, ठीक है, वो आगे हम लोग फिर डिस्कस करेंगे। नाउ खुशी, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई? There are three types of nuclei. First is isotopes, second is isobars, and Isotones, yes, sir. ठीक है, isotopes. Now what is the isotopes? Same atomic number but different atomic mass. Very good. Example, Example, पेपर में जब भी लिखोगे ना एग्जांपल साथ में लिखना, ठीक है। 6c12 and 6c14. What is the isobars? atomic number different, same mass number. Yes. तो ऐसे लिखना, डेफिनेशन प्रॉपर लिखना, द न्यूक्लियाई which have the different atomic number but same mass number are known as isobars. Example, 7 and 14, 6c14. What are the isotones? बोलिए। Isotones are those nuclei which have different atomic number but same number of neutrons. Example, 5b12 and 6c13. What are the nucleides? Nucleides किसको कहते हैं? Nucleides are collection of nuclei with same atomic number having same number of neutrons. ठीक है। Now Yes. अब हम लोग डिस्कस करेंगे चार्ज ऑन अ न्यूक्लियस। Charge on a nucleus. You know, nucleus is actually positively charged. Why? Because nucleus has proton which have the positive charge and neutron there is no charge. न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं है, तो सिर्फ प्रोटॉन का चार्ज ही यहाँ पे मैटर करता है, मतलब वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है। लेकिन हाँ, न्यूक्लियस हमारा पॉजिटिवली चार्ज्ड है, लेकिन ओवरऑल एटम जो है, देखिए मैंने लिखा भी है, न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड and consist of protons which are positively charged and neutrons are neutral. As a whole nucleus has to be positively charged, but atom is neutral. क्यों? क्योंकि ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रोटेट करता है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव न्यूट्रल हो जाएगा। तो चार्ज ऑन द न्यूक्लियस इज सच दैट द एंटायर एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एज होल। अगर आपको पूछेगा कि कोई एटम, अगर मान लीजिए एक एक्स आपके पास एक एटम है जिसका एटॉमिक नंबर Z है, एटॉमिक मास A है, अगर आपको पूछे कि चार्ज ऑन न्यूक्लियस कितना होगा, तो मैं क्या लिखूंगा पता है? चार्ज ऑन न्यूक्लियस इज इक्वल टू ZE। पूछो ऐसा क्यों लिखोगे? क्योंकि Z जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है और एक प्रोटॉन पे चार्ज होता है वो E होता है, तो ZE हो गया, ठीक है। अगर आपको पूछा जाएगा टोटल चार्ज ऑन ऑल द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, टोटल चार्ज ऑन ऑल द इलेक्ट्रॉन्स, अगर कोई पूछेगा तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे? जितना Z होगा, जितना एटॉमिक नंबर होगा,
तो Ze नेगेटिव, ठीक है। और ओवरऑल चार्ज न्यूक्लियस पे कितना होगा, 0। सॉरी, एटम पे कितना चार्ज होगा, 0। इसका मतलब है कि एटम पे चार्ज 0 होता है, न्यूट्रल होता है, लेकिन न्यूक्लियस जो है उस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। यहां तक क्लियर है शिवेश? यस सर। वेरी गुड। तो ये मैंने लिखा भी है कि टोटल चार्ज ऑन द न्यूक्लियस हैज टू बी इक्वल एंड अपोजिट ऑफ द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इट शुड बी पॉजिटिव फॉर द एटम टू बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। नाउ साइज ऑफ न्यूक्लियस, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिए, साइज ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। एक्सपेरिमेंट कहता है कि किसी भी न्यूक्लियस का जो साइज है, ठीक है, तो वॉल्यूम जो होता है V, इसका फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। वॉल्यूम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक, सॉरी, मास नंबर होता है, ठीक है, इसी को एटॉमिक मास कहते हैं। तो लिख लीजिए लैंग्वेज में पहले, वॉल्यूम ऑफ अ न्यूक्लियस इज, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ अ न्यूक्लियस इज प्रोपोर्शनल टू इट्स मास नंबर A। तो लिखिए 4/3 पाई r क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द A। तो देखो बेटा, 4/3 पाई कांस्टेंट है, तो आप क्या लिखोगे, r क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द A। जब क्यूब होता है तो अगली साइड में, दीपांशु बताइए, जब क्यूब जो होता है वो अगली साइड जाकर क्या हो जाता है, क्यूब रूट हो जाता है, A⁻⁴ Yes, होगा sir. या नहीं, होगा या नहीं बताइए। जब प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट डालते हैं, उसको कहते हैं R0, ठीक है। तो फॉर्मूला R इज इक्वल टू R0 इंटू A⁻⁴ और R0 की वैल्यू जो होती है 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर होती है, ठीक है। तो लिख लीजिए इसको। नाउ एग्जांपल 2 पढ़ के सुनाइए शिवेश। Given the mass of iron nucleus as 55.85 U and A is equals to 56, find the nuclear density. अब देखिए, न्यूक्लियर डेंसिटी निकालना है, तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है बाबू, मास अपॉन वॉल्यूम, होता है या नहीं होता है। तो मास इसका गिवन है, ठीक है। तो देखो, पहली बात है, मास ऑफ आयरन इज इक्वल टू 55.85 यू। यू का मतलब एटॉमिक मास यूनिट, तो इसको एटॉमिक मास यूनिट को कन्वर्ट कर दीजिए 1.6, सॉरी, एटॉमिक मतलब यू इज इक्वल टू क्या होता है, 9.26 इंटू 10⁻⁻26, ठीक है। ये मल्टीप्लाई करके आ जाएगा ना, 1.6 इंटू 10⁻, एमयू का जो वैल्यू है, एक मिनट मुझे देखने दीजिए जरा, एक भूल रहा हूं मैं। एटॉमिक मास यूनिट जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, ठीक है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27। हाँ, अब इसको जब सॉल्व करोगे ना, तब ओवरऑल कितना होगा वो मैंने लिख के रखा हुआ है। हाँ, 9.27 इंटू 10⁻⁻26 kg। हाँ, ये लिख के रखा है मैंने, ठीक है। तो यू से हमने क्या किया, एटॉमिक मास यूनिट से हमने केजी में कन्वर्ट कर दिया, ये मास हो गया, ठीक है। तो मास की वैल्यू पुट कर दीजिए 9.27 इंटू 10⁻⁻26 kg। वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है, 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है, रेडियस क्यूब। तो यू नो 9.27 इंटू 10⁻⁻26 अपॉन 4/3, ठीक है, इंटू रेडियस इसका कितना होता है, ठीक है। फाइंड द न्यूक्लियस डेंसिटी, तो फेरस का रेडियस कितना होता है, तो आर का मोस्टली सबका वैल्यू पता ही है, 1.2 इंटू 10⁻⁻15 जो भी हम लोगों ने किया, उसका क्यूब कर दीजिए, और उसका 55.85 मीन्स वो क्या हो गया, 56, 1/56 पार्ट। ये चीज कम समझ में आया होगा आप लोगों को, फिर से मैं समझाता हूँ। देखिए, जब भी रेडियस आप लिखेंगे, ठीक है,
तो अभी हम लोगों ने जो प्रूव किया कि रेडियस क्यूब इज इक्वल टू, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ए, आर इज इक्वल टू आर नॉट इंटू ए टू द पावर 1/3, ठीक है। तो हमने क्यूब के फॉर्म में लिख दिया, तो r इज इक्वल टू 1.2 इंटू 10⁻⁻15 होल क्यूब, और इसका आयरन का 1 पार्ट का ये मास होता है, तो 1/56, ठीक है, क्योंकि एक का निकालेंगे, तो 9.27 इंटू 10⁻26 अपॉन 4/3 पाई इंटू 1.2 इंटू 10⁻15 होल क्यूब इंटू 1/56, and this answer is after the calculation 2.29 into 10 to the power 17 kg per meter cube आंसर। नाउ ये पूछा कम जाता है लेकिन फिर भी याद रख लीजिए। न्यू टॉपिक, आइंस्टाइन्स मास एनर्जी इक्विवेलेंसी। मैं बहुत बार बता चुका हूं कि E इक्वल टू mc² होता है। मास को आप एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, और एक्चुअल में एनर्जी को भी मास में कन्वर्ट किया जा सकता है, पर ऑल एनर्जी को मास में नहीं कन्वर्ट कर सकते अभी, क्योंकि हमारे पास सेटअप नहीं है उस तरह का, हम लोगों के पास वैसी टेक्नोलॉजी नहीं है। लेकिन हाँ, रूल पक्का है कि मास को एनर्जी में कन्वर्ट और एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए मैंने एक स्टोरी भी सुनाया था आप लोगों को कि जैसे पुराने जमाने में क्या होता था जब एरोप्लेन का इन्वेंशन नहीं हुआ था ना, तो हम लोग का वो क्या कहते हैं, भक्ति वाला जो होता है, रिलीजियस बुक्स जो है जैसे रामायण, उसमें लिखा हुआ है कि रामचंद्र जी जो है श्रीलंका से पुष्पक विमान से आए थे, ठीक है। अब जिसको भी उस समय बोला जाता था सब बोलते थे बेवकूफ बता रहा है, हवा में कोई कैसे उड़ के आ सकता है, वो क्या पक्षी थे, क्या बर्ड थे क्या जो उड़ के चले आए, ठीक है। लेकिन बाद में जब एरोप्लेन का इन्वेंट हुआ तो वो उसी प्रिंसिपल पे था, ठीक है, बाद में लोगों को बिलीव हुआ। पहले तो कोई मानने को तैयार नहीं था कि कभी स्टोन भी वाटर पे तैर सकता है। आजकल हम लोग लेबोरेटरी में कर लेते हैं कि वाटर मानो स्टोन का जो डेंसिटी है, उस स्टोन का जो डूबने वाला स्टोन है, मतलब जो नहीं डूबता है, उसकी डेंसिटी कम होती है वाटर से, जिसके कारण वो तैरता रहता है। बड़े बड़े शिप कैसे तैरते रहते हैं, क्योंकि उसकी डेंसिटी जो है वो कम होती है, ठीक है। उसी तरह से देखिए, आप लोगों को सुनाया गया होगा कि शिव जो है, शिव जी, वो मतलब भगवान शिव जिसको कहते हैं, वो रहते हैं कैलाश पर्वत पे, और विष्णु भगवान जो है वो रहते हैं समुद्र के अंदर, ठीक है, पाताल में, बहुत दूर है एक्चुअल में। और नारद जो है वो क्या करते थे, नारायण नारायण करते हुए अचानक यहां से गायब हुए और तुरंत वहां पहुंच जाते थे, ठीक है। लोग बिलीव ही नहीं करते थे। साइंस में जब तो अभी इसमें काम चल रहा है, यूएस का जो यूनिवर्सिटी है, यूएस और कैम्ब्रिज का एक मिक्स्ड एडवेंचर है, उसमें वो लोग कर रहे हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कि मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर दे और एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर दे। मान लो नारद जी हैं, उन्होंने अपने आप को एनर्जी में कन्वर्ट किया, चले गए दूसरे जगह, फिर उस एनर्जी से मास में कन्वर्ट कर लिया। अभी ये सब काम चल रहा है, ठीक है। मैं बताता हूँ, मेरा एक फ्रेंड है, सीनियर है वो मेरे से, वो जानते हो इस प्रोजेक्ट के वो सेकेंड हेड है, ठीक है। तो वो एक दिन बता रहे थे, बोलते थे अरे हर्ष तुम जो क्लास में बोलते थे ना, ये सब यहाँ हो रहा है भाई। तो कहने का मतलब क्या है, वहां भी ये सफलता नहीं मिली है, ये सक्सेस नहीं मिला है अभी कि किसी ह्यूमन को किसी बर्ड को कन्वर्ट करता है। लेकिन हाँ, EMW से मैटर में कन्वर्ट और मैटर को EMW में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे स्कैनिंग वगैरह होती भी है, ऐसे टेक्नोलॉजी आ चुकी है अभी वर्ल्ड में, ठीक है। क्योंकि आपको पता है इंडिया में कोई भी टेक्नोलॉजी जो वो टोटल 12 से 15 साल के बाद ही आती है, 7 से 8 साल, 12 पहले 12-15 साल आती थी, अब 7 से 8 साल में ही आती है, ठीक है। अभी वहां पे इस तरह के टेक्नोलॉजी यूज हो रहा है कि EMW से ही हम लोग मैटर प्रोड्यूस वहां पे कर रहे हैं, ठीक है। एक्चुअली प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं, और वो यही प्रिंसिपल पे E = mc² पे होता है। तो ओवरऑल जब आप लोग बड़े हो जाएंगे तो आप लोग इन्वेंट करके दिखाएंगे कि हाँ सर, इस पार्टिकल को मैंने भेजा, एक बड़ा सा पार्टिकल था, इतना बड़ा बॉक्स था, मैंने भेजा उसको EMW में कन्वर्ट करके, फिर उसको हम लोगों ने वहां डेवलप कर लिया। ऐसा हो सकता है, ऐसा मतलब चांस है अभी, ठीक है। तो मास एंड एनर्जी कैन कन्वर्टेड इनटू द अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो टोटल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल क्या होता है, किसी भी पार्टिकल का एनर्जी निकालो, अगर मान लो ये पार्टिकल है, इसकी टोटल एनर्जी कितनी होगी, तो पहले इसका रेस्ट मास कितना है भैया, m0, ठीक है, और m0 को c² से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये इसका रेस्ट मास एनर्जी होता है बेटा, रेस्ट मास एनर्जी।
और ये किस मोशन से मूव, मतलब किस वेलोसिटी से, किस एनर्जी से मूव कर रहा है, उस वेलोसिटी को एनर्जी में कन्वर्ट कर दीजिए, किस एनर्जी से। अगर उसका काइनेटिक एनर्जी टी है तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा पता है, m0c² प्लस कैपिटल T। मीन्स टोटल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इज द सम ऑफ रेस्ट मास एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। हमेशा याद रखिएगा बॉडी का मास भी चेंज होता है, ठीक है। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है उस समय जो उसका मास होगा उसको रेस्ट मास कहते हैं, उस समय जो उसकी एनर्जी होगी वो रेस्ट मास एनर्जी होगी। आपको पता है फोटोन का रेस्ट मास नहीं होता, जीरो होती है। क्यों? क्योंकि फोटोन को, लाइट को कभी आप रेस्ट में कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो इसका मतलब है कि फोटोन को हम लोग हमेशा मोशन में देखते हैं, तो इसीलिए उसके पास रेस्ट मास एनर्जी नहीं होती है, ठीक है, मास इन मोशन होता है। तो द मास ऑफ अ पार्टिकल इज ग्रेटर व्हेन इट इज मोशन देन व्हेन इट इज एट रेस्ट। इसका मतलब है कोई बॉडी अगर मोशन में है, अगर ये पार्टिकल है, ये पेन है, अगर ये रेस्ट में है तो इसका मास अलग होगा। अगर इसको मोशन में आप ट्रेवल कराने लगेंगे तो इसका मास बढ़ जाएगा, ठीक है। और इसके लिए फॉर्मूला भी मैंने एक बताया हुआ था आप लोगों को, m इज इक्वल टू m0 अपॉन √1 माइनस v² अपॉन c²। तो ओवरऑल आइंस्टाइन ने क्लियर कट कहा कि मास और एनर्जी जो है वो कन्वर्टेबल होते हैं एक दूसरे फॉर्म में। आप मास को एनर्जी में, एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहां तक क्या डाउट है? क्रॉस क्वेश्चन क्या है पूछिए पहले। कोई डाउट है? सर डाउट तो नहीं है। पूछिए पूछिए, कुछ मन में आ रहा है तो पूछो। नाउ अब क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे हाइपोथेटिकल क्वेश्चन। हाँ बोलो, क्या पूछो ना। सर अगर ऐसे कोई ऑब्जेक्ट है, वो लाइट की स्पीड से जा रहा है, करेक्ट, तो सर उस पे जैसे मतलब एक मीटियोर पे भी फोर्स पड़ता है हाँ जब वो अर्थ के ऑर्बिट में आता है, करेक्ट, लेकिन सर उस पे इतना फोर्स पड़ता है कि वो वेपराइज हो जाता है। करेक्ट। तो उस ऑब्जेक्ट को मास में कम नहीं होना चाहिए एट द सेम टाइम? मैं बताता हूँ। पहली बात है, ये मेडाक्योर वाला क्वेश्चन एक बच्चे ने और पूछा था, इसको मेडाक्योर क्वेश्चन कहा जाता है। पहली बात जान लीजिए कि किसी भी बॉडी को अगर आप ट्रेवल कराते हैं, मतलब ये कन्वर्ट करते हैं, मोशन में लाते हैं, तो उसकी एनर्जी बढ़ जाती है, तो पक्की बात है। नाउ अगर आपने कहा कि उस सरफेस से हमने भेजा जो मेडाक्योर स्टेज में आ जाती है, ठीक है, जब भी वो मेडाक्योर स्टेज में आता है ना बेटा, तो वो जो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है, जो वेपोराइज होती है ना, तो उसका भी तो एनर्जी होता है। और वो एनर्जी जो है वो मास में कन्वर्ट होकर उसकी मास को बढ़ा ही देता है, वो डिक्रीज नहीं करता। समझे? वॉल्यूम भी बढ़ा देता है क्योंकि गैस से वो तो वॉल्यूम बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, लेकिन मास भी इंक्रीज कर देता है। इसको जानते हो, इसको मेडाक्योर प्रिंसिपल भी कहा जाता है। क्लियर है? नाउ यस सर। अब क्वेश्चन है, कैलकुलेट द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 1 ग्राम ऑफ सबस्टेंस। ठीक है, 1 g ऑफ सबस्टेंस, मतलब 1 ग्राम सबस्टेंस है, इसको आपको एनर्जी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब देखना, बहुत बच्चे कहते हैं कि सर क्या करोगे, 1 ग्राम सबस्टेंस है उसको जला दोगे जाके। देखिए मैं एक चीज बताता हूं, आगे मैं पढ़ाऊंगा कि 2 तरह के रिएक्शन होते हैं, एक को कहते हैं केमिकल रिएक्शन, एक को कहते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन। अगर आपने केमिकल रिएक्शन करोगे 1 ग्राम सबस्टेंस का तो बहुत कम एनर्जी मिलेगा। अगर आपने इसको न्यूक्लियर रिएक्शन कर दिया ना तो बहुत ह्यूज एनर्जी मिलेगी आपको। तो एक्चुअल में जो ये एनर्जी इक्विवेलेंट हो रहा है ना, ये सब सारा केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है, न्यूक्लियर रिएक्शन हो रही है। और जो न्यूक्लियर रिएक्शन होगी उसी में हम लोग equal to mc² लगाएंगे। तुमको अगर सर केमिकल एनर्जी में लगाएंगे तो सी की वैल्यू नहीं, कुछ और फॉर्म में उसको नॉर्मल कैलकुलेशन कर लेंगे जो केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट में करते हैं। तो कहने का मतलब अगर मुझे एनर्जी निकालनी है then I have to multiply E is equal to mc²। मास इज यार 1 ग्राम, 1 ग्राम में कितना हो गया 10⁻³ kg। एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर जूल होता है। तो 3 × 10⁸ 8 2 16 - 3 13,
छोटी छोटी कैलकुलेशन मैं नहीं लिख के रखता हूँ, पर बड़े कैलकुलेशन में ना आंसर में लिख के यहाँ रख लेता हूँ, जिससे कि बाद में आप लोगों का टाइम थोड़ा सेव हो। तो एनर्जी E इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻13 जूल। क्लियर है यस सर। दीपांशु, क्लियर है? यस सर, यस सर। बेवकूफ बच्चे, तुम दोनों ध्यान नहीं दे रहे हो। गलत में भी तुम लोग का क्लियर रहता है, सही में भी क्लियर रहता है, ये कैसी बात है भाई? मैंने कुछ गड़बड़ की है? सर एक सेकंड सर, एक सेकंड सर, देख रहे सर हैं। एक देखो पहले चेक करो। सर सर मीटर पर सेकंड में नहीं आएगा क्या? ना, वो भी ठीक है। सर वो 9। अरे बेवकूफ बच्चे, 9 होगा, कहाँ ध्यान रहता है हाँ तुम्हें? सर। 9 होगा। 3 का स्क्वायर 9 होगा ना। मैं हाँ यस सर। जान के गलतियां करता हूँ, यस कम से सर, कम तुम लोग थोड़ा मैं यूनिट पे देख रहा हूँ। चलिए न्यू टॉपिक लिखे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, लिख देता हूं मैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पक्का पेपर में क्वेश्चन आएगा। लिखिए टॉपिक का नाम, मास डिफेक्ट एंड पैकिंग फ्रैक्शन। मास डिफेक्ट एंड पैकिंग फ्रैक्शन। अच्छा ये बताइए शिवेश, मान लो तुम्हारा एक मतलब बैग है तुम्हारे पास, उसमें बहुत सारी बुक्स और पेन है, ठीक है? मान लो इसमें 3 बुक्स है और मान लो 4 पेन्स हैं आपके पास, और 2 कॉपी भी ले लेते हैं, चलिए 2 कॉपी भी है, और एक लंच बॉक्स भी ले लेते हैं, क्योंकि स्कूल जा रहे हो भाई, ये लंच बॉक्स भी ले लेते हैं। अच्छा अगर मैंने ऐसा किया कि टोटल का वजन अगर मैंने निकाला, ठीक है, टोटल को मैंने वेट कर लिया, टोटल का मैंने मास निकाल लिया अगर, तो मान लो टोटल का मास m हो गया, इसका वेट mg हो गया, और मैंने अलग अलग सबका वजन किया, कॉपी का वजन किया, बुक का किया, पेन का किया, लंच बॉक्स किया, और फिर बैग का किया। आफ्टर द मेजरमेंट ये भी m ही होगा ना? बोलो, आपने सबको अलग अलग किया वजन, और सबको ज्वाइन कर दिया, जोड़ दिया, और एक बार डायरेक्ट आपने वजन कर लिया, दोनों का वजन सेम होगा या नहीं होगा? बोलो। सर वेट तो सेम होना चाहिए, ठीक है, दोनों का मास भी पर सेम होगा या ऐसा नहीं होगा? सर मास तो सेम ही होगा, शायद वेट में डिफरेंस आ सकता है। अरे नहीं, मास भी सेम होगा, वेट भी सेम होगा बाबू। पूछो क्यों? वही तो सब स्टेप से, कोई चेंज तो किया नहीं है। बैग के अंदर था, बैग के ऊपर अलग अलग करके नाप लिया, फिर ऐड कर दिया, सारा सेम आएगा। ठीक है, अगर मान लो ये तो हमारे पास है, ये 1 है, ये 2 है, और ये 3 है, मान लो ये 3 है, इस तीनों को मैंने एक साथ वेट कर लिया, मान लो 10 केजी हुआ। अगर मैंने इसको अलग किया तो 3 केजी, अगर इसको किया 4 केजी, इसको 3 केजी, टोटल मिलाकर 10 केजी तो होगा। इससे ज्यादा होने का चांस तो है नहीं, इससे कम होने का चांस है ही नहीं। क्लियर है? यस सर। यही होता है एक्चुअल में, यस सर। जो भी वजन आपने किया है, चाहे आप खोल के करो और चाहे आप एक साथ करो, वजन में कोई डिफरेंस नहीं आता है। लेकिन न्यूक्लियर फिजिक्स में ऐसा नहीं होता। अगर आपके पास एक न्यूक्लियस, एकदम ध्यान दीजिएगा बेटा एकदम अच्छे से, जिसके अंदर प्रोटॉन है, इसके अंदर न्यूट्रॉन है, और ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है तो उसको हटा दीजिए, उसकी तो बात ही मत कीजिए, सिर्फ न्यूक्लियस न्यूक्लियस की बात कर रहा हूं मैं, तो मैंने इलेक्ट्रॉन को हटा दिया। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस का मैं मास की बात कर रहा हूं। तो अगर आप प्रोटॉन का मास निकाल लो, ठीक है, अगर आप सिर्फ प्रोटॉन का मास निकाल लीजिए और फिर न्यूट्रॉन का मास निकाल लीजिए, और दोनों के मास को ऐड कर दो, और जितना प्रोटॉन है उससे मल्टीप्लाई कर दो, जितना न्यूट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, और ओवरऑल एक साथ आप सबको मेजर करो, तो पता है हमेशा सेम नहीं आएगा, दोनों में डिफरेंस आएगा। जो डिफरेंस आता है ना, उसी को मास डिफेक्ट कहा जाता है। जो डिफरेंस आता है उसी को क्या कहते हैं? मास डिफेक्ट। क्लियर है मेरी बात है? तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास ये प्रोटॉन, मान लो 5 प्रोटॉन है, मान लीजिए 6 न्यूट्रॉन है, अगर एक न्यूट्रॉन का मास 1, अगर 1 कुछ है, या मान लो 1 न्यूट्रॉन ऑफ मास हो गया Mn, प्लस 5
इंटू MP, टोटल को अगर तुम ऐड कर दोगे ना, उसका मास जो है वो टोटल न्यूक्लियस के मास M के इक्वल होना चाहिए था, पर वो नहीं होता है, डिफरेंस आ जाता है। अब बहुत बच्चे कहते हैं सर डिफरेंस आ ही नहीं सकता, जनरली मैक्रोस्कोपिक बॉडी में तो डिफरेंस आता नहीं है, लेकिन ये माइक्रोस्कोपिक बॉडी में, ठीक है, जिसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन की बात होती है, उसमें आता है, उसी को मास डिफेक्ट कहते हैं। और क्यों आता है ये जब मैं युकावा प्रिंसिपल बताऊंगा तो उस दिन सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। यहां जान लीजिए कि दोनों में डिफरेंस आता है, और उस डिफरेंस को ही मास डिफेक्ट कहते हैं। क्लियर है शिवेश भैया? कोई डाउट है यहां तक? बताइए। नहीं सर, यहाँ डाउट नहीं कोई। अगर लेकिन आपको कोई पूछेगा आगे कि अरे भैया मास डिफेक्ट तो हो ही नहीं सकता, तो आप उसको बताएंगे कि माइक्रोस्कोपिक बॉडी में होता है। उसका एक्सप्लेनेशन जब मैं युकावा प्रिंसिपल बताऊंगा, उसमें बहुत अच्छी सी स्टोरी आप लोगों के लिए मैंने सेलेक्ट करके रखा हुआ है, वो जब सुनाऊंगा तो फिर सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। अभी जान लीजिए कि मास डिफेक्ट होता है। तो कहने का मतलब क्या है? द डिफरेंस बिटवीन द रेस्ट मास ऑफ अ न्यूक्लियस and sum of the rest masses of its constituent nucleons is called mass defect. तुमको कैसा ज्यादा कौन होता है? जब अलग अलग वेट कर लेते हो ना, और टोटल एक साथ करते हो, तो अलग अलग जब वेट करते हैं और सबको मिला देते हैं तो उसका वजन ज्यादा होता है। इसका मतलब क्या है? अगर प्रोटॉन का नंबर Z है, होता ही है, तो Z इंटू MP प्लस A माइनस Z इंटू Mn, क्योंकि A माइनस Z जो है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है, into Mn, on minus total mass, which is called mass defect delta M. एकदम समझिएगा अच्छा से। तो mass defect is the difference in the mass of nucleus and its constituents. तो लिख लीजिए आप लोग जरा कॉपी में, ठीक है? The difference, ये पहले एक बार पढ़ के सुनाओ मुझे। यस सर। पढ़ के सुनाइए पहले। Mass defect, the difference between the rest mass of a nucleus and the sum of the rest masses of its constant nucleons is called its mass defect. Mass defect is the difference in the mass of nucleus and its constituents, neutrons and protons. It is denoted by delta M. Mathematically, delta M is equals to ZMP plus A minus Z whole bracket Mn minus M. क्लियर है? तो लिखो सबसे पहले आप लोग, थोड़ा सा मैं लिखवा देता हूं आपको, ठीक है? द डिफरेंस इन द मास ऑफ न्यूक्लियस and in constituents is called mass defect. ठीक है? is called mass defect. तो it is denoted by delta M. तो delta M is equal to Z into mass of proton plus atomic mass minus atomic number into mass of neutron minus capital M. दिस इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। इसका फॉर्मूला एकदम याद रख लीजिएगा, इज कॉल्ड। सर इसका डिफरेंस कितना बड़ा हो सकता है? वो माइक्रोस्कोपिकली ही होता है, ज्यादा बहुत बड़ा तो होता नहीं है, लेकिन उसको जब उसको एनर्जी निकालते हैं ना, तो इंटू C² जब हो जाता है तो वो बहुत बड़ा नंबर हो जाता है। एक्चुअल में इसकी वैल्यू बहुत कम होती है, माइक्रोस्कोपिकली ही होती है, ठीक है? लेकिन C² से मल्टीप्लाई करेंगे, एनर्जी का जो वैल्यू होगी वो बहुत ज्यादा हो जाएगी, बहुत ज्यादा, ठीक है? तो दीपांशु पहले पढ़ के सुनाइए, व्हाट इज द मास डिफेक्ट एंड व्हाट इज द फॉर्मूला? Sir, the difference between the rest mass of a nucleus and the sum of the rest masses of its constituent nucleons is called its mass defect. Mass defect is the difference in the mass of nucleus and its constituents, neutrons and protons. It is denoted by delta M. Mathematically, delta M equals to, सर ये क्या है? Z into MP। Z माने एटॉमिक नंबर होता है, मैं लिख भी देता हूँ। Yes sir, Z क्या है? एटॉमिक नंबर। atomic number
So sir, Z into MP plus A minus Z into Mn minus M. और ए क्या होता है यहाँ पे, एटॉमिक मास, ठीक है। Yes और sir. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं बेटा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक मास माइनस मास नंबर, एटॉमिक नंबर ए माइनस जेड, और एटॉमिक मास को ही मास नंबर कहते हैं। नाउ अब जो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, मास डिफेक्ट के बाद पैकिंग फ्रैक्शन। तो लेकिन मास डिफेक्ट का कुछ और मैं एग्जांपल बता देता हूं। जैसे अगर आपने ऑक्सीजन का निकाला, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, एटॉमिक मास होता है 16। अगर इसका मास डिफेक्ट तुम निकालोगे तो क्या लिखोगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है 8, तो 8 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 16 माइनस 8, 16 माइनस 8 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन और माइनस टोटल मास। हमेशा कुछ ना कुछ एक नंबर होगा, ग्रेटर देन 0 होगा हमेशा ये। इसी को मास डिफेक्ट, इसी को एक्सेस मास भी कहा जाता है। इसी को क्या कहते हैं, एक्सेस मास कहा जाता है। नाउ न्यू टॉपिक लिखिए, पैकिंग फ्रैक्शन। टॉपिक नेम इज पैकिंग फ्रैक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि पर यूनिट मास नंबर कितना उसका मास है, ठीक है। इसका मतलब मास डिफेक्ट को अगर आप मास नंबर से डिवाइड कर देते हैं, दिस इज कॉल्ड द पैकिंग फ्रैक्शन। तो लिख लीजिए डेफिनेशन, द पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ अ न्यूक्लियस इज मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियॉन्स। इसका मतलब एक न्यूक्लियॉन्स पे कितना मास डिफेक्ट पड़ेगा, उसी को पैकिंग फ्रैक्शन कहा जाता है। द पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस इज इट्स मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियॉन्स। डेफिनेशन लिख लीजिए, पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ अ न्यूक्लियस इज इक्वल टू, डेफिनेशन लिख लिया, फॉर्मूला लिख लीजिए, मास डिफेक्ट अपॉन मास नंबर इज इक्वल टू डेल्टा एम अपॉन ए। तुम कहोगे सर पैकिंग फ्रैक्शन से फायदा क्या होता है, क्यों पढ़ाया जाता है इसको। देखिए, अगर पैकिंग फ्रैक्शन पॉजिटिव होगा, ठीक है, और न्यूक्लियाई का मास नंबर लेस देन 20 है और अबाउट 200 है, मैंने 20 से कम मास नंबर, तो वो न्यूक्लियस अनस्टेबल होगा। तो तुम कहोगे सर इसका मतलब है कि अगर हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, इसी तरह से 20 किसका होता है, कैल्शियम है। पहली बात बता देता हूँ, कैल्शियम का ये सब एटॉमिक मास नहीं होता, मास नंबर नहीं होता है। ये सब सब जो भी बातें हो रही है, ये तो मास की बात हो रही है ना, तो एटॉमिक मास नंबर आपको लेना है, ठीक है। आपको क्या लेना है, मास नंबर लेना है। तो मास नंबर ज्यादा 20 किसका होता है, देख लो पहले, ठीक है। तो फ्लोरीन का 918 होता है, नियोन का 1020 होता है। तो इससे कम, मतलब नियोन से नीचे जितने भी न्यूक्लियस हैं, ठीक है, लाइक हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ठीक है, फ्लोरीन तक, और इसका इसमें जिसका भी पैकिंग फ्रैक्शन पॉजिटिव होता है, ठीक है, वो अनस्टेबल होते हैं। एक्चुअल में हाइड्रोजन का जो प्रोटियम है ना, और वो ट्राइटियम है, वो अनस्टेबल होता है। इसीलिए न्यूक्लियर फ्यूजन में भी इसका यूज किया जाता है, ये हम लोग पढ़ेंगे आगे। तुम कहोगे सर 200 से ज्यादा अगर है, मान लिया जाए कि 200 से ज्यादा ले लेते हैं, यूरेनियम ले लेते हैं, ठीक है, 92 238, ठीक है, इसका न्यूक्लियस भी अनस्टेबल होता है, इसका भी पैकिंग फ्रैक्शन ग्रेटर देन 0 होता है, मतलब पॉजिटिव होता है। तो अगर आपके पास पैकिंग फ्रैक्शन पॉजिटिव है और मास नंबर 20 से कम और 200 से ज्यादा है, तो वो न्यूक्लियस अनस्टेबल होगा। अगर पैकिंग फ्रैक्शन नेगेटिव है, ठीक है, और न्यूक्लियाई का मास नंबर 20 और 200 के बीच में है, तो ये इंडिकेट करता है कि some mass has been converted into energy which binds the nucleon together so the nucleus is stable। इसका मतलब कुछ मास इसमें क्या होता है, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, और वो न्यूक्लियॉन्स को बांध के रखता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांध के रखता है, और जब बांध के रखता है इसीलिए न्यूक्लियस उसका स्टेबल होता है। कहने का मतलब क्या है कि पैकिंग फ्रैक्शन एक्चुअली में न्यूक्लियर एनर्जी की बात करता है, स्टेबिलिटी की बात करता है, ठीक है। पैकिंग फ्रैक्शन से इससे हमें पता चलता है कि हमें कौन सा सबस्टेंस को न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज करना चाहिए।
सपोज कीजिए कि आपने कार्बन को यूज कर लिया न्यूक्लियर रिएक्टर में, ठीक है, ये तो स्टेबल होता है, इसको आप तोड़ने में बहुत ज्यादा एनर्जी आपको लग जाएगी, ठीक है। हो सकता है कि बहुत एनर्जी, जितना आपको एनर्जी रिवील करेगा उससे ज्यादा एनर्जी आपको लग जाएगी तोड़ने में, तो ये न्यूक्लियर रिएक्टर में ये हमारे काम का नहीं है। हाँ, हाइड्रोजन जो है तो न्यूक्लियर रिएक्टर में काम आता है, जिसके कारण हम लोग हाइड्रोजन बॉम्ब बनाते हैं, यूरेनियम काम आता है, थोरियम काम आता है, स्ट्रोंसियम काम आता है। तो कहने का मतलब पैकिंग फ्रैक्शन ही डिसाइडिंग एलिमेंट है, जो हमें बताता है कि भैया कौन सा स्टेबल न्यूक्लियाई है और कौन सा स्टेबल न्यूक्लियाई है, कौन सा हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर में काम आएगा, कौन सा न्यूक्लियर रिएक्टर में काम नहीं आएगा। तो पढ़ के सुनाइए शिवेश भैया। If PF is positive, as in case of nuclei with mass number less than 20 and above 200, then the nucleus is unstable. If PF is negative, as in case of nuclei with mass number between 20 and 200, then it indicates that some mass has been converted into energy which binds the nucleus together so the nucleus is stable. If thus the PF is directly related to the availability of nuclear energy and the stability of nucleus. याद रखिएगा, आप लोग जो स्कूल में भी पढ़ते होंगे, पीएफ के बारे में पढ़ाते होंगे, सिर्फ डेफिनेशन एक लाइन में लिखवा देते होंगे, पर याद रखिएगा ये सब काम आएगा। इस बार आप लोगों का तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जाएगा ना, उसमें ये सब पूछा जाएगा आपके पास। चलिए, तो ये लेक्चर हमारा फिनिश हो गया। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी किसको कहते हैं, रिलेशन बिटवीन मास डिफेक्ट एंड न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी एंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी कर्व क्या होता है, ये सब सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इसके बाद रेडियो एक्टिविटी क्या होता है, रेडियो एक्टिव डिके लॉ क्या होता है, हाफ लाइफ, मीन लाइफ, ये सब सारी बातें हैं जो अब हम लोग डिस्कस करेंगे।